नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकों के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सार्वभौमिक मताधिकार एवं भारतीय निर्वाचन प्रणाली के बारे में, अध्याय नंबर 5 कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। यदि आपने पिछला पार्ट अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक मताधिकार से अभिप्राय है कि प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, और साथ में कंडीशन है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से पता है, आप किसी भी प्रकार से इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। मेनली आपको 3 बातें शामिल करनी है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को कि वो क्षेत्र का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कंडीशन करनी, उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, और तीसरी आपको उससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। बाधाएं पार करना, भागीदारी में सक्षम बनाना। कि जो रुकावटें आ रही है सार्वभौमिक मताधिकार में, उसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या, उनको दूर करना, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने वोट का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना। वो चीजों के बारे में बात करेंगे। सार्वभौमिक मताधिकार सुनिश्चित करना, जब प्रत्येक नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भाग ले लेता है तो लोकतंत्र फलता फूलता। मतलब लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो एक महान आपके व्यक्ति ने ये परिभाषा दी थी, मतलब कि यदि सभी व्यक्ति निष्पक्षता से भी और स्वतंत्र रूप से वोट डालने लगेंगे तो इसे हम कहेंगे कि ये बहुत बढ़िया लोकतंत्र है। अब मान लेते हैं कुछ लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, वो क्या करते हैं, किसी गरीब लोग को दबा देंगे, तुझे हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालना है, ठीक है। तो ये आपका लोकतंत्र नहीं होता। या फिर उसने कहा कि कुछ लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया जाता, ठीक है। तो ये आपका लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तो कब होगा, जब प्रत्येक नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भाग लेता है ना। तो ये आपका क्या होता है, एक बढ़िया लोकतंत्र होता है। स्वच्छ लोकतंत्र भी हम इसको बोल सकते हैं। मतदान लोगों द्वारा अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। भारत में ये कैसा होता है, मतदान मतलब अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं लोग कि हमारा जो शासक है वो कैसा होना चाहिए। अब देखते हैं भारत में किस प्रकार से निर्वाचन होता है। भारत एक विशाल, विविध और जटिल देश है। विशाल है, विविध है, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कहीं पे पंजाबी, कहीं पे आपको मुस्लिम मिल जाएंगे, कहीं पे आपको और धर्मों के लोग मिल जाएंगे। भाषा के आधार पे विविधता का, मराठी बोलेंगे का, गुजराती, कहीं मलयालम, कहीं तेलुगु, ठीक है। भारत में बहुत ज्यादा विविधता है। बड़ा है, जटिल मतलब कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कि बीच में विविधता बहुत ज्यादा है। भारत में मतदाताओं की संख्या यूनाइटेड किंगडम की तुलना में 15 गुना, जो यूनाइटेड यूके है ना आपका, यूनाइटेड किंगडम, ठीक, उससे 15 गुना भारत की जनसंख्या, आपकी मतदाताओं की संख्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत फ्रांस की तुलना में 6 गुना बड़ा है, ठीक है। तो आप इसे, कई बार एनसीईआरटी ना ऐसे फैक्टों को पूछ लेता है जो आपको दिए हुए हैं भी, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसे तो भारत कौन सा देश है, 7वें नंबर का देश है, लेकिन कहता है कि फ्रांस की तुलना में 6 गुना बड़ा है। भारत की भौगोलिक विविधता एक चुनौती है। इस प्रकार इस जटिलता को ध्यान में रखते हुए भारत में चुनाव की व्यवस्था आवश्यक है। तो बहुत अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा विविधता है। तो भारत में एक बढ़िया चुनाव की प्रणाली की सख्त आवश्यकता है भाई। भारतीय निर्वाचन आयोग भी देश में चुनाव आयोजित करवाता है। मतलब कि एक आयोग बना रखा है, एक समूह बना रखा है कि चुनाव ये करवाएगा, ये जो आपका आयोग है ये चुनाव करवाएगा। हम इस अध्याय में ईसीआई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, सी से क्या बन गया, कमीशन आई ऑफ इंडिया। आपको समझ में आ गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के कार्यों के बारे में अधिक जानेंगे। ईसीआई ने मताधिकार संबंधी बाधाएं हटाने और प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, ठीक है। अब क्या क्या उपाय किए, ईसीआई समझ में आ गया ना, भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग क्या है, भारतीय चुनाव आयोग भी बोलते हैं इसको, भारतीय निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश की ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसने कहा कि लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत से वो समाधान करता, उपाय करता है।
निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूर दूर तक जाते हैं कि प्रत्येक नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर पाए भी। ठीक है, जो निर्वाचन अधिकारी है ना, यह सुनिश्चित करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं कि प्रत्येक नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर पाए। वर्ष 2024 में पहली बार वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर से ही मतदान करने और मतदाताओं की एक विशेष वर्ग के लिए डाक से मतदान करने का विकल्प उपलब्ध करवाया भी। ठीक, उन्होंने कहा कि ये जो आपके इलेक्शन अधिकारी है ना, चुनाव अधिकारी, ये जाके एक बार चुनाव में देखते हैं कि लोगों को किस प्रकार की समस्या हो रही है, तो उस समस्या का समाधान ये ढूंढते हैं। तो जब ये अपने क्षेत्र में जाके देखते हैं जहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती है या फिर और राय लेते हैं, सारे प्रकार से हर प्रकार से राय लेते हैं किस प्रकार से इनका एक मकसद चुनाव का कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना क्या करें, वोट का प्रयोग करें। तो सबसे पहले इन्हें ये एक समस्या नजर आई कि जो लोग विकलांग हैं, क्या है, वृद्ध और विकलांग है। जो लोग क्या हैं, वृद्ध हैं और दिव्यांग है। भाई दिव्यांग शब्द विकलांग के लिए कौन सा शब्द यूज करते थे, अपंग के लिए आपका दिव्यांग शब्द यूज करने लगे हम। ठीक है, व्यक्तियों के लिए घर से मतदान करने और मतदाताओं के एक विशेष वर्ग के लिए डाक से मतदान करने का विकल्प उपलब्ध कराया। उसने कहा कि ये जो वृद्ध और विकलांग हैं, तो ये आपके जहाँ पे वोट डालते हैं, पोलिंग स्टेशन जिसको बोलते हैं, वहां तक तो आ नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, यदि वो नहीं आ सकते तो अधिकारी तो इनके पास जाएंगे, जो चुनाव के अधिकारी हैं वो क्या मशीनें लेके इनके पास जाएंगे, उनसे कहा आप घर से ही वोट डाल दीजिए। ठीक है, और कुछ विशेष वर्ग जो घर से आपसे दूर रहते थे, तो उनको क्या है कि वो पोस्ट के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। वर्ग के लिए डाक से मतदान करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया। सहायता के लिए ब्रेल सक्षम मतपत्र और ऐप आधारित अनुरोधों को भी सम्मत बनाया गया, जिसमें पहिया कुर्सियां एवं रैंप्स की व्यवस्था भी सम्मिलित। उसके लिए क्या किया, एक जो आपके थोड़े से दृष्टिहीन बाधित थे, जिनके कम दिखाई देता है, तो उनके लिए जो मतपत्र था आपका, वो क्या ब्रेल लिपि के आधार पे कि वो पहचान लेगी किसका किस प्रकार से उन्हें वोट डालना है, किसके पक्ष में वोट डालना है, इस प्रकार से उसका नाम लिखा होता उम्मीदवार का ब्रेल लिपि में, ताकि जो आपके दृष्टिहीन है वो समझ ले। दूसरे और क्या किया उन्होंने, ऐप आधारित अनुरोधों को भी संभव बनाया। ठीक है, जिसमें पहिया कुर्सियां, जिसमें क्या कि जो विकलांग होते थे, आपके पोलिंग स्टेशन जहाँ पे वोट डालते ना, वहां पे आपकी वो व्हील चेयर लगा दी गई, ताकि जो वृद्ध है थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत अपंग है, उसको बैठा के मशीन तक ले जाया जा सके। रैंप की व्यवस्था की, ताकि कुछ लोगों को सीढ़ियों में चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, रैंप होता सीधा, तो इस प्रकार की वो क्या धीरे धीरे उपाय कर रही है, ताकि लोगों की भागीदारी बढ़े ज्यादा से ज्यादा। समूह में चर्चा करें कि इस प्रकार के उपाय लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं, क्या इन उपाय से लाभान्वित हुए किसी व्यक्ति को आप जानते हैं, इन उपाय से मतदाताओं की भागीदारी कैसे बढ़ सकती है, तकनीकी इसमें कैसे सहायक हो सकती है। ऐप वाली जो आपको बताई थी ना, ऐप के माध्यम से सुझाव मिलते हैं, तो आपको बताना है कि क्या ये जो कार्य आपको किए हैं, क्या इनसे लोगों की भागीदारी बढ़ी है, लोग ज्यादा वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, ज्यादा वोट नहीं, ज्यादा लोग वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे भी। इन उपाय से मतदाताओं की भागीदारी कैसे बढ़ सकती है, तकनीकी इसमें कैसे सहायक हो सकती है, मतलब आपका कोई तकनीकी इसमें सहायक हो सकती है क्या, कोई आपकी साइट है, ऐप है, माध्यम से इसमें कोई बढ़ावा मिल सकता है क्या। यदि आपके पास इंटरनेट है तो ईसीआई की वेबसाइट को देखें। ईसीआई द्वारा दिव्यांगों के मताधिकार के सहायता के जो विभिन्न उपाय किए गए उन्हें पढ़े और उनकी पहचान करें। आपको देखना वहां साइट थी, जब आप साइट को लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो वहां दिव्यांगों के लिए क्या अलग से आपको हेल्पलाइन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके देखिए कि दिव्यांगों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो ये देखिए आपका ये व्हील चेयर है ना, यहाँ पे ये भी व्हील चेयर पे, ये वृद्धों के लिए शायद स्पेशल बसेज चलाते हैं वो, ठीक है, ताकि वो अपने ऑटो का प्रयोग करें। इस प्रकार से क्या है कि वो क्या है कि इस प्रकार से वो लगी होती खिड़की, जिसके पीछे मशीन होती है, उसमें आप गुप्त मतदान, मैंने बोला है ना, तो मतदान क्या होता है, गुप्त होता है, किसी को बताया नहीं जाता कि किसने किसको वोट डाला है। तो ये देखिए आपके वोटों के लिए, तो ये देखिए इस प्रकार से वॉलंटियर है, ये सहायता करिए वोट डालने के लिए। ठीक है, और ये आपका होम वाला है, ये आपका क्या है, घर पे जाते ही है और वहां से क्या है कि वोट डलवाते हैं इस प्रकार से, ताकि उनको पोलिंग स्टेशन पे ना आ सके भी। लगभग 34% मतदाताओं ने 2024 के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ये एक बड़ी खराब है कि 2024 में 34% लोगों ने अपना वोट डालने ही नहीं आए भी।
आपके विचार में ऐसा क्यों है? तो हो सकता है कि वो घर से बाहर हो, उनका इंटरेस्ट ही न हो, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ कि 34 लोग वोट डालने नहीं आए? मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि अगर चुनाव है, आपकी क्लास में मॉनिटर का चुनाव हो रहा है, तो कुछ लोगों ने ए के लिए हाथ उठाए, कुछ लोगों ने बी के लिए हाथ उठाए थे, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों ने दोनों के लिए हाथ नहीं उठाए, ऐसा क्यों हुआ? या फिर जिस दिन मॉनिटर का चुनाव होना था, उस दिन कुछ व्यक्ति जो कुछ आपके छात्र हैं, वो क्लास में नहीं आए, ऐसा क्या कारण हो सकते थे? वो कारण आपको सोचने हैं, वही कारण इसमें मिलेंगे भी। लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए अपने परिवार और पड़ोस में बड़ों के साथ एक लघु सर्वेक्षण करें। सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर विश्लेषण करें और सुझावों के साथ एक प्रतिवेदन लिखें। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने मत का प्रयोग उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? मतलब आपको अपने आस पड़ोस में एक सर्वेक्षण करना है, ये पूछना है कि आप वोट डालने गए थे? हाँ, गए थे। नहीं गए थे, उनसे पूछना है कि आप वोट डालने क्यों नहीं गए थे? वो हो सकता है वो कहीं बाहर गए हों। दूसरा उसने कई व्यक्ति सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा अभी? ऐसा सोच के भी दूसरा उसको उम्मीदवार ही पसंद न हुई, ठीक है? तो इस प्रकार के आपको अलग-अलग कारण जानने को मिलेंगे, वो कारण जानने की कोशिश कीजिए। 10वीं शताब्दी के उत्तरामेरूर शिलालेखों में प्रतिनिधियों के चयन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया का विवरण मिलता है। अब देखिए हमें जो ये जो हमारी भावी पीढ़ी है आज की, इसे 1950 के बाद वोट डालने का अधिकार मिला जब हमारा संविधान मिला। लेकिन कहता है कि आपका जो राजा महाराजाओं के टाइम थे ना 9वीं 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी का मतलब होता है 900 से लेके आपका 1000 जो साल थी ना उसके बीच का समय। उत्तरामेरूर शिलालेखों में प्रतिनिधियों के चयन के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया विवरण मिलता है। इसके अनुसार ताड़पत्रों पर प्रत्याशियों का नाम लिखकर उन्हें एक पात्र में डाला जाता था, जिसके बाद उसे सीलबंद कर दिया जाता था। चयन के दिन उसे सबके समक्ष खोला जाता था और कोई बालक एक-एक करके ताड़पत्रों को बाहर निकालता था। इसके बाद कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने खाली हाथ दिखाकर चयनित प्रत्याशियों के नाम पढ़ता था। ठीक है, इसने कहा कि वैसे वोट डालने का तो अधिकार नहीं था, लेकिन ये कहता है कि चुनाव होता था। किस प्रकार से चुनाव होता था? 10वीं शताब्दी में उत्तरामेरूर शिलालेखों में भी, उत्तरामेरूर एक जगह है, तो वहां पे शिलालेख प्राप्त हुए। पढ़ते थे एक पारदर्शी प्रक्रिया का विवरण मिलता है। पारदर्शी प्रक्रिया मतलब कि साफ-साफ कोई धोखाधड़ी नहीं, बिल्कुल साफ-साफ एक प्रक्रिया होती थी। वो प्रक्रिया कैसी होती है वो समझ लीजिए। सबसे पहले क्या था कि ताड़पत्रों पर प्रत्याशियों के नाम लिखकर उन्हें एक पात्र में डाला जाता था। जो प्रत्याशी होते थे ना, तो उनके नाम ताड़पत्र पर लिख के एक आपके बॉक्स में डाल दिया जाता था अभी। जिसके बाद उसे सीलबंद कर दिया जाता था सबके सामने, उसको बिल्कुल बंद कर दो भी। चयन के दिन उसे सबके समक्ष खोला जाता था और कोई बालक एक-एक करके ताड़पत्रों को बाहर निकालता था कि मान लो 3 हमें चुनने हैं। आपकी क्लास में सब जो-जो बनना चाहते हो उसकी पर्ची डाल दी। एक बच्चा आएगा, एक बच्चा उसको क्या करेगा बाहर निकाल देगा एक पर्ची को। तो कोई बालक एक-एक करके ताड़पत्रों को बाहर निकालता था। इसके बाद कोई सम्मानित व्यक्ति अपने हाथ खाली दिखाकर चयनित प्रत्याशियों के नाम पढ़ता था। मान लो 3 का चुनाव करना था, 3 पर्ची बालक निकाल देगा, निकाल दी। फिर एक क्या आएगा सम्मानित व्यक्ति आएगा, वो क्या करेगा पहले तो अपने हाथों को दिखाएगा कि मेरे हाथ में पहले से पर्ची लेके नहीं आया मैं, बिल्कुल खाली हाथ है और धीरे-धीरे उन तीनों पर्चियों को उठाएगा और सबको उनके नाम पढ़कर सुनाएगा कि ये आपके क्या है प्रतिनिधि है। ये क्या है आपकी पारदर्शी, मतलब कहीं पे भी आपको धोखा लगा कि हो सकता है कि धोखा हुआ हो, नहीं, इसको बोलते हैं पारदर्शी, जिसमें किसी प्रकार के धोखे की गुंजाइश न हो, तो पारदर्शी प्रक्रिया होती थी। लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं था, इस प्रकार से पारदर्शी हम बोल सकते हैं। कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कक्षा 8 सूर्योदय विद्यालय का नाम दे रखा है। तो यह कक्षा प्रतिनिधि वार्षिक चुनाव का समय था। कक्षा प्रतिनिधि शिक्षकों के साथ बैठकों समारोह आयोजन और विद्यार्थियों विद्यालयों के अधिकारियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए कक्षा का प्रतिनिधित्व करेगा। कि जैसे आपका जो कक्षा का मॉनिटर होता है ना, वो क्या-क्या काम करता है अभी, जो आपकी क्लास की बात हो प्रिंसिपल तक पहुंचानी, कोई भी डिस्कस करनी किसी आपके गेम के बारे में, किसी फंक्शन के बारे में, तो आपका मॉनिटर ही करता है। तो 3 विद्यार्थी थे, अहमद, गुरमत व रवि ने इस पद के लिए चुनाव लड़ने का निश्चय किया। अध्यापक सुश्री उषा को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और यह प्रक्रिया निष्पक्ष तथा पारदर्शी हो, सभी आवश्यक नियमों का पालन किया जाए। तो 3 थे आपके, 3 जो बच्चे थे वो मॉनिटर बनना चाहते थे। वो कौन-कौन थे आपके? वो आपको नाम आपने सुन लिए, अब क्या किया जाएंगे?
प्रत्येक प्रत्याशी का परिचय यहाँ प्रस्तुत है अभी। ठीक है, अहमद ने क्या कहा, भी अहमद था। अब वो क्या करेंगे कि बच्चों से कहेंगे कि हमें वोट डालो, मुझे मॉनिटर बनने दो। तो इसी प्रकार आपके प्रतिनिधि भी आपके पास आएंगे भी, ठीक है, जो चुनाव लड़ रहे हैं। अहमद ने क्या कहा, कक्षा के कमरों और खेल के मैदान की व्यवस्था का आश्वासन दिया। तो उसने कहा कि मैं आपके कक्षा के कमरों में और जो खेल का मैदान है ना, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखूंगा, किसी प्रकार का उसमें वो नहीं, मतलब कि मैं करवाऊंगा, खुद नहीं करूंगा, मतलब स्कूल से, मतलब उसको आपको गंदा नहीं होने दिया जाएगा। गुरमीत की रुचि अपनी कक्षा के सभी सहपाठियों द्वारा बेहतर ढंग से सीखने में थी। उसने सहपाठी अनुशिक्षण और पारस्परिक सहायता की एक प्रणाली बनाने का प्रस्ताव दिया। तो उसने कहा कि हम इस प्रकार का एक ग्रुप बनाएंगे कि सभी जो हम बच्चे हैं वो मिलकर पढ़ेंगे भी, ठीक है, इस प्रकार की उन्होंने कुल व्यवस्था दी। रवि पाठ्य चर्चा की कलाओं में संगीत, नाटक और दर्शक कला की नई पाठ्य चर्चा के अनुरूप उनकी कक्षा की समय सारणी में अधिक महत्व दिलवाना चाहता था। उसने कहा कि मैं आपके ज्यादा लेक्चर लगवाऊंगा, किसकी, संगीत के, नाटक के और दर्शक के। ठीक इसी प्रकार आपका जो आम चुनाव होता है वही कि जो लोग आते हैं, जो प्रतिनिधि के जो चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो आपको वादे, हम आपकी सड़कें बनाएंगे, आपको ऐसे करवा देंगे, ये करवा देंगे, अलग अलग प्रतिनिधि अलग अलग इस प्रकार से कहेंगे। व्यवस्था, सहपाठी अनुशिक्षण और कला पाठ्यक्रम। चुनाव अभियान भी अपने पक्ष में अहमद ने पोस्टर लगाए, गुरमत ने सूचना पट का उपयोग किया, सहपाठियों के साथ बातचीत की, जबकि रवि ने दोपहर के भोजन के समय एक संगीत प्रस्तुति का आयोजन किया। कि उन्होंने अलग अलग से प्रचार और प्रसार किया, किसी ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया मैं ये करूंगा, किसी ने नोटिस बोर्ड पे लिखवा दिया, ठीक है, कोई पर्सनल जाके मिल रहा, किसी ने अपने दोस्तों, उसके दोस्त है ना जो चुनाव लड़ रहा है, वो दोस्त भी क्या उसकी सहायता करे। इसी प्रकार आप ये मान लीजिए बड़ा एक छोटा सा रूप में आपको दिखा रहा हूं। निर्वाचन अधिकारी के रूप में श्री उषा के चुनाव आयोजित करवाए और सुनिश्चित किया कि वे निष्पक्ष ढंग से संचालित। उन्होंने कक्षा के नियमों के बारे में प्रत्येक विद्यार्थी को समझाया कि गुप्त मतदान प्रक्रिया क्या होती है। गुप्त मतदान प्रक्रिया क्या होती है कि जिसमें आपके ये नहीं पता चले कि किसने किसको वोट डाला, नहीं तो वो नाराज हो सकता है, आपका जो सामाजिक ढांचा वो बिगड़ सकता है। क्या होती है जिसमें यह कोई न जान पाए कि आपने किसको अपना मत दिया, अपने वोट का आपने किसको दिया। इससे यह प्रक्रिया गोपनीय और निष्पक्ष बनी रहती है। उन्होंने कक्षा के कोने में मतदान केंद्र स्थापित किया। अब देखिए भी ए, बी और सी को वोट डाल के आना है और इस प्रकार से ए या बी का चुनाव करना है, ठीक है। यहाँ पे मतदान पेटी है और यहाँ पे उसको डालना है, ये एक पर्ची है, इस पे या तो ए लिख के डालेगा या बी लिख के डालेगा। मान सकते हैं यहाँ पे दो बटन लगे हुए हैं, ए और बी, या तो सी ए को दबाए या बी को दबाए। तो सी गया, सी ने सबके सामने ए का बटन दबा दिया भाई, ठीक है। वो आपका ए को भी दिख गया, बी को पता लग गया कि सी ने तो क्या है, ए को वोट डाला है, और बाद में जब गिनती हुई सभी वोट होगी तो बी चुनाव जीत गया। तो क्या ये इससे नाराज नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, इनके बीच में काम खराब नहीं होगा। तो इस चीज को बचने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ से क्या आपको गुप्त मतदान, ये यहाँ पे इस प्रकार से एक दीवार सी घड़ी लगा दी जाती है, आप अंदर जाके आराम से अपना वोट डालिए, किसी को पता नहीं चलेगा आपने किसका वोट डाला, ठीक है। इसलिए गुप्त मतदान करवाया जाता है। आपको समझ में आया, गुप्त मतदान की किसी प्रकार का आपका सामाजिक सद्भाव खराब न हो। अब मतदान का दिन भी, चुनाव के दिन प्रत्येक विद्यार्थी को एक मत पत्र दिया गया, मतलब आपका एक मत पत्र दे दिया गया उसको, एक पेटी, क्योंकि मशीनें तो स्कूल में थी नहीं, आपकी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, आपकी ईवीएम। चुनाव के दिन प्रत्येक विद्यार्थी को एक मत पत्र दिया जिसमें 3 प्रत्याशियों के नाम थे। उन्हें कहा गया कि जिस प्रत्याशी को मत देना है उसके नाम के सामने एक्स का चिन्ह लगाएं। कि इस प्रकार से उन्होंने जो 3 प्रत्याशी थे ना, 1 2 3, यहाँ उनके नाम लिख दिए इस मत पत्र पे। उसने कहा कि आपको उसके सामने एक्स का चिन्ह लगाएंगे। इसने कहा कि एक्स का चिन्ह, जैसे आपको अहमद को देना चाहते हैं तो एक्स का चिन्ह आप क्या लगा दे, अहमद के नाम के आगे लगा दे। यह भी सुनिश्चित किया कि नेहा के लिए ब्रेल लिपि में एक मत पत्र हो। सभी विद्यार्थियों द्वारा मतदान करने के बाद उषा ने मत पेटी में मत पत्र एकत्रित किए। उसने गणना से पहले 1 तक सीलबंद कर दिया था भी, ठीक है। ये आपकी फिर क्या थी, यहाँ एक मत पेटी थी भी, क्या थी, मत पेटी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि आपको यहाँ एक्स का निशान लगाना जिसको वोट डालना चाहते हैं, फिर इसको ऐसे करके मोड़िए और इसमें डाल दीजिए ताकि किसी को पता न चले आपको किसने वोट दिया है, ठीक है। यहाँ पे
एक दीवार सी बना दी, यहाँ है आपने, आप कहेंगे कि कुछ बच्चे 2 पे लगा देता हूँ, 2 पे लगा देता आपका वोट कैंसिल माना जाएगा, ये किसी का वोट नहीं माना जाएगा। खाली छोड़ दिया तो भी किसी का नहीं माना जाएगा। आपको आगे बात समझ में क्लियर हुआ? तो ये सभी ने वोट डाल दिए, और जो आपको यहाँ एक लाइन थी कि यह भी ब्रेल लिपि में एक मतपत्र, ब्रेल लिपि मतलब जो ये नाम लिखे पाएंगे ना, क्योंकि नेहा थी उसको आंख से कम दिखाई देता था, तो ब्रेल लिपि में वो पढ़ पाएगी कि अहमद नाम है इस प्रकार से, और वो उसी नाम के आगे क्रॉस निकाल पाएगी, इसलिए वो अपने मतपत्र का भी प्रयोग कर सके। मजा आ रहा है? चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब परिणाम, अंत तक 33 मत डाले गए, मतलब 33 लोगों ने वोट डाले, और उषा ने समीप कक्षा से शिवा को गणना की प्रक्रिया की साक्षी बनने के लिए बुलाया, और 3 मतपत्रों पर चिन्ह अंकित नहीं था। अब आगे भी टोटल कितने थे? 33। कितने वोट थे उसमें? 33 भी। और उसने जो समेत की जो कक्षा थी, उसकी जो टीचर थी शिवा, तो उसने कहा कि आइए आप ध्यान से देखिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, ताकि उसको गवाह बनने के लिए भी उसकी उपस्थिति में, ताकि ये ना हो कि टीचर ने पक्षपात किया, कोई गड़बड़ हुई है, तो जो आपकी जो पड़ोस की क्लास की टीचर थी उसको बना लिया। 3 मतपत्रों पर निशान अंकित नहीं था, इसलिए उन्हें अवैध घोषित किया गया। मतलब 3 पे तो लोगों ने निशाने लगाए थे बच्चों ने, किसी के आगे भी, तो कितने बच गए अब? 30। ध्यान रखना है। चुनाव परिणाम घोषित किए गए, अहमद को 8 भी, अहमद को कितने? 8 मिले। गुरमत को 12 भी, गुरमत को कितने मिले? 12 मिले। और रवि को कितने मिले? रवि को मिले 10। कितने हो गए? 12, 8, 20 और 10, 30 कंप्लीट हो गए ना। और गुरमत को कक्षा की नई प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। गुरमीत की क्या हुई? जीत होगी। उसने अपने सहपाठियों को धन्यवाद किया और अपना वचन पूरा करने का आश्वासन दिया। अहमद और रवि ने गुरमत को बधाई दी और उसे समर्थन प्रदान किया। अब आपको आगे बात समझ में, इस प्रकार आपका प्रतिनिधि चुना जाता है। और अब इसका जो समय है 1 साल का, 2 महीने का, 3 महीने में जब भी होगा, तो इसके काम देखेंगे गुरमत कैसा काम करती है। अगर उसको अच्छा लगा तो उसको दोबारा, जब कभी प्रतिनिधि के चुनाव होंगे तो गुरमत दोबारा जीत जाएगी, नहीं तो किसी और को मौका मिल जाएगा। इसी प्रकार आपके प्रतिनिधि होते हैं, बढ़िया काम करेंगे तो आप दोबारा वोट देकर जिता देते हैं। इसलिए बोला गया कि जनता के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इस प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? एक तो इसमें गुप्त मतदान होता है, ठीक है। एक इसमें उत्तरदायी की भावना होती है कि दोबारा ये नहीं कि हमेशा के लिए चुना जाता है। तो इस प्रकार ही गुप्त मतदान का होना क्यों महत्वपूर्ण था, ये मैंने आपको बता दिया। किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव न हो, तो आसान अपने प्रत्याशी का चयन करते समय विद्यार्थियों ने किन किन बातों पर विचार किया होगा कि वो किस प्रकार का उनका व्यवहार है, ठीक है, वो आगे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये अलग अलग बिल्कुल आसान सी है क्वेश्चन से, ये आप आराम से पढ़ लेंगे। यदि कक्षा के अनेक विद्यार्थियों ने किसी भी विकल्प पर चिन्ह अंकित न किया होता तो क्या होता भी, ठीक है। तो अगर आपका नहीं होता तो जितने वोट थे वो आपके कैंसिल हो जाते भी, ठीक है। मान लो कि आपके 33 थे ना, 30 ने नहीं किया होता तो 30 के 30, अगर सभी ने ही कर दिया होता भी, कैंसिल किसी ने निशान नहीं लगाया, तब क्या होता कि उनको दोबारा वोट डलवाया जाता भी। ये चीज समझ में आई आपको? कल्पना कीजिए यदि कोई विद्यार्थी तीनों में से किसी भी प्रत्याशी को मत देने का इच्छुक न होता तो उसके पास क्या विकल्प होता? कि कहता एक विद्यार्थी है कि उसको किसी भी, ये 3 थे आपके, अहमद, गुरप्रीत और आपका रवि, एक ये विद्यार्थी है, मान लेता हूं कि ये सी विद्यार्थी है, इसमें से इन तीनों में से कोई भी पसंद नहीं हुई, न तो वो इसको पसंद करता है, न इसको वोट देना चाहता है, तो उसके पास क्या विकल्प है? बाहर से ही कुछ देशों ने नोटा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में प्रदान करते हैं। यदि किसी भी प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास सभी प्रत्याशियों को ऐसे करने का अतिरिक्त विकल्प होता है। इससे परिणाम में परिवर्तन नहीं होता, किंतु यह संदेश मिलता है कि मतदाता बेहतर विकल्प चाहते हैं। नोटा लोकतंत्र में एक मौन किंतु शक्तिशाली साधन है। तो लेकिन उसके लिए क्या है, एक और बटन बना दिया गया है, नोटा भी। क्या है? नोटा। वो इस पे नन ऑफ द अबव, नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन ये आवाज जरूर कराता है कि ये इतने बढ़िया नहीं है, एक और अच्छे
आपके जो प्रत्याशी था उसकी जरूरत थी, ताकि जब भी कभी आगे प्रतिनिधि चुनाव लड़े तो इसके बारे में वो विचार जरूर करेंगे। ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका, अब हम देखते हैं कि जैसे जिस प्रकार से आपके स्कूल में टीचर ने मतदान कराया, उसी प्रकार क्या भारतीय निर्वाचन आयोग है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? हमारे देश के आकार और विविधता की चुनावी प्रक्रिया के आयोजन में ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, हमारे देश के आकार को, हमारे देश की विविधता को, हमारे देश के मौसम को, तो इसका ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ हम चुनाव के विभिन्न प्रकारों पर दृष्टि डालेंगे, जिसका आयोजन और पर्यवेक्षण भारत निर्वाचन आयोग करता है। अब हम उन चुनाव की बात करेंगे जिनका आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता। कौन कौन से चुनाव करवाता है? भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, जहां नागरिक राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए प्रतिनिधियों को चुनते हैं। मतलब कि अगर हमें पूरे देश में देखो, अब आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ के आए पिछली कक्षा में। तो इसने कहा कि पूरे देश में के तौर पर, राष्ट्र के स्तर पर हमने देश को किसमें बांट रखा है? लोकसभा के तौर पर। तो हमने पढ़ा था वही 552 सदस्य होते, 543 का हम चुनाव करते हैं। ठीक है। इसने कहा कि संसदीय लोकतंत्र, जहां नागरिक राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, कि राष्ट्रीय स्तर पर किसके? लोकसभा के तौर पर, उसको हम बोलेंगे सांसद। क्या बोलेंगे? सांसद। देश के तौर पर भी यह संपूर्ण देश को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर विचार करती है। ये जो संस्था है ना, लोकसभा, ठीक है, लोगों का समूह है ये। ठीक है, वहां हमने एक हॉल बना रखा, लोकसभा भवन बना रखा, उसमें जाके हम चुन के बेचते हैं। जैसे हमारे एरिया का होगा, इसी प्रकार जब देश को विभाजित किया है, तो आप भी कहीं ना कहीं आएंगे, आप भी किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र में आएंगे, तो उससे एक प्रतिनिधि चुन के यहाँ दिल्ली में बैठेगा। ठीक है, वो होती है देश के राष्ट्रीय स्तर पर। तो वो क्या होता है कि यह संपूर्ण देश को प्रभावित करने वाली समस्या पर विचार करती है। कुछ संविधान में नियम बना रखे हैं कि लोकसभा इन समस्याओं को देखेगी, जो आपकी विधानसभा जो राज्य में चुनी जाती है, राज्य के स्तर पर, वो इनको देखेगी। तो संविधान के हिसाब से काम करती है। मोटा मोटी आप ये याद रखें, यह संपूर्ण देश को प्रभावित करने वाली समस्या पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपने पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के प्रतिनिधियों का भी चुनाव करते हैं। ये सदस्य मुख्यतः क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान करते हैं। अब ये आपका देश के तौर पर था। अगर देश के तौर पर आपको प्रतिनिधि का चुनाव करना है, तो आप कौन से सदस्य का चुनाव कर रहे हैं? लोकसभा सदस्य का। आप ध्यान रखना भी। लेकिन आपका राज्य है भी, ये मान लेते हैं आपका, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका राज्य है, आपको राज्य के स्तर पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना है, तो वो कहलाएगा आपका विधानसभा सदस्य, विधायक। वो पूरे देश को नहीं, वो फिर वो आपकी थोड़ी सी राज्य के तौर पर जो समस्याएं आएंगी ना, स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर, उनका समाधान करने के लिए सदस्य होते हैं। फिर आएगा आपके गांव के स्तर पर आपका सरपंच। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अब ये बताइए मुझे, जब आप देश राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उस पूरी सभा को तो बोलते हैं लोकसभा भी। क्या बोलते हैं? लोकसभा। अब बस बार बार इसको आप रिपीट मत करवाएं, और आप याद कर लेंगे। राष्ट्र स्तर पर जब आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसको बोलते हैं लोकसभा। उस सभा को सदस्य लोकसभा। और आप उसे क्या कहेंगे अपने क्षेत्र का? सांसद। क्या कहेंगे? सांसद, या फिर लोकसभा सदस्य भी। आपको आगे भी समझ में, ये था राष्ट्रीय स्तर पर। अगर राज्य स्तर पर जो सभा होती है, वो आपकी होती है विधानसभा भी। क्या होती है? विधान सभा। और इसको बोलते हैं आप विधायक। क्या बोलते हैं? विधायक। आपको चीजें क्लियर हुई? राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा होती है, आपका राज्य स्तर पर विधानसभा होती है। आप राष्ट्रीय स्तर पर उसको क्या बोलेंगे? सांसद बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्य स्तर पर आपका होता है विधायक, आपको उसको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसको बोलते हैं विधानसभा सदस्य। आपको समझ में आ गए? प्रतिनिधि दो प्रकार के प्रतिनिधि चुनते हैं आप, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। राज्य स्तर वाला होता है आपका एमएलए, विधायक। राष्ट्रीय स्तर वाला आपका होता है आपका सांसद या एमपी या लोकसभा सदस्य। राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, ये राज्य स्तर पर बात करते हैं। बार बार इसलिए बता रहा हूं, कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सेट चीज हो जाए।
यह उनमें से केवल 2 प्रकार के चुनाव जिनका प्रबंध भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। हम बाद के खंडों में अन्य प्रकार के चुनाव पर दृष्टि डालेंगे। आइए चुनावी प्रक्रिया की झलक प्राप्त करते हैं। जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव वो 2 प्रकार के चुनाव का आयोजन करवाता है। आपका मेनली एक आपका लोकसभा का चुनाव, एक आपका विधानसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिनिधि चुने जाते हैं, और आपका विधानसभा का चुनाव जिसमें राज्य स्तर पर आपके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। चीजें क्लियर आपकी? कक्षा 6 में आपने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के प्रत्येक चुनाव के विषय में पढ़ा था। इन चुनाव का प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग करता है। जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो आपके 2 प्रकार के चुनाव, विधानसभा चुनाव गांठ बांध लेना बात, और लोकसभा चुनाव। लेकिन जो आपके पंचायतों के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव है, वो आपका कौन करवाता है? आपका राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। स्टेट कमीशन ऑफ सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट में, मतलब जो राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग होता है, वो इन चुनाव का क्या करवाता है? अ, चुनाव इनके द्वारा किया जाता है। आपको चीजें समझ में आ गई? अब हम पढ़ेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। ये हम करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है? आपको चीजें आज तक एक एक लाइन, एक एक बात को मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज बस जाएगी, ठीक है? मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।